स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में दिल्ली सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज करना चाहते हैं जिसमें GDS to MTS बुक आपको मिल जाएगी। 2022-23 के क्वेश्चन पेपर्स इसमें रहेंगे मैथ सॉल्यूशन के साथ। 2023 के पीएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी, इसमें भी मैथ सॉल्यूशन साथ में रहेगा। फिर आगे चलते हैं, पीएसए सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो थ्योरी सिलेबस है पीएसए के एग्ज़ाम के लिए उसकी बुक ही आपको मिल जाएगी। पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद चलते हैं, एक बुक है जिसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत ही शानदार बुक है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। MTS, पोस्टमैन मेल गार्ड, पीएसए सभी के लिए ये बुक कॉमन रहने वाली है, जिसमें 5000 के करीब क्वेश्चन हैं। अगर इन सभी क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से करके जाते हैं तब भी एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो थ्योरी करने का ये मतलब होता है कि आपको वहाँ से सारी चीज़ें समझ आती हैं। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपको तभी अच्छे से समझ आएंगे अगर थ्योरी आपने अच्छे से की है। लेकिन अगर ये बुक भी आप अच्छे से कर लेते हैं, ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज करना चाहते हैं, 8627096166 के ऊपर मैसेज करके और डिटेल इसके बारे में ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बीओ समरी इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म। बीओ सारांश किस प्रपत्र पर तैयार किया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बीओ समरी या बीओ सारांश ACG 3A फॉर्म के ऊपर बनाया जाता है। एक आपके पास होती है HO समरी जो कि बनाई जाती है ACG 1 के ऊपर। फिर आपकी आती है SO समरी जो बनाई जाती है ACG 3 के ऊपर। अब ये इंपॉर्टेंट है, SO समरी ACG 3 के ऊपर बनाई जाएगी, BO समरी ACG 3A के ऊपर बनाई जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ट्रेजरर कैश बुक इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म। कोषाध्यक्ष की रोकड़ बही किस प्रपत्र पर तैयार की जाती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ACG 2 के ऊपर बनाया जाता है। एक आपकी ट्रेजरर पासबुक होती है या ट्रेजरी पासबुक होती है, ACG 8 के ऊपर उसे बनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, ट्रेजरर पासबुक इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म। अभी सेकंड क्वेश्चन में ही बताया कि कोषाध्यक्ष पासबुक कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाती है, यानी कि कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ACG 8 आ जाएगा। But is the maximum number of attempts permitted if one enters a wrong login or transaction password। यदि कोई गलत लॉगिन या लेन देन पासवर्ड दर्ज करता है तो प्रयासों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी रहेगी। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। किसके संबंध में ये क्वेश्चन है? DOP इंटरनेट बैंकिंग के संबंध में ये क्वेश्चन है। अगर आप गूगल से भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। बट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इन MIS सिंगल अकाउंट। MIS एकल खाते में अधिकतम निवेश सीमा जो है वो क्या है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। तो MIS का कोई भी सिंगल अकाउंट अगर खुलवाना चाहता है तो मैक्सिमम उसमें क्या कर सकता है? 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। जॉइंट अकाउंट अगर कोई भी व्यक्ति खुलवाना चाहता है मंथली इनकम स्कीम में, मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। अप टू विच अमाउंट द डिविजनल हेड कैन सैंक्शन डिसीज्ड क्लेम केस। मंडल प्रमुख कितनी राशि तक मृतक दावा मामले को मंजूरी दे सकता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 5 लाख रुपए तक। तो जब भी क्लेम जो है किससे संबंधित है? सब पोस्ट ऑफिस से। मुख्य डाकघर क्या होता है? आपका MDG जो होता है ये भी सब पोस्ट ऑफिस का प्रकार है, या फिर वो हेड ऑफिस से जुड़ा हुआ है तो उनके जो इंचार्ज रहेंगे, यानी कि जो सब पोस्ट मास्टर है या पोस्ट मास्टर है, जब वो क्लेम केस उनकी लिमिट से ज़्यादा का है, उनकी जो सैंक्शन लिमिट है उससे ज़्यादा का है, तो उस क्लेम केस को क्या किया जाता है? डिविजनल हेड को फॉरवर्ड
कर दिया जाता है। तो कब किया जाता है? जब ये केस जो है 1,00,000 रुपये से ऊपर का होगा और 5,00,000 रुपये से कम का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। हाउ मैनी अटल पेंशन योजना अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड बाई एन इंडिविजुअल? एक व्यक्ति कितने अटल पेंशन योजना खाते खोल सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? केवल एक ही अटल पेंशन योजना खाता खोला जा सकता है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। एज लिमिट कई बार पूछी जाती है 18 to 40 ईयर्स, इसके लिए एज लिमिट आ जाएगी। आगे चलते हैं। विद होम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन्ड ज्वाइंटली? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता किसके साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ओनली विद स्पाउस, दंपत्ति या जीवन साथी के साथ ही खोला जा सकता है या दंपत्ति आपस में खोल सकते हैं, यानी कि पति पत्नी ही आपस में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते को खुलवा सकते हैं। इसमें जो भी डिपॉजिट किया जाएगा वो सारी की सारी अमाउंट किसके लिए एट्रीब्यूटेबल रहेगी? जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। What is the maximum age limit for issuing a non-medical PLI policy under POLI Rule 2011? POLI नियम 2011 के तहत गैर चिकित्सा PLI जारी करने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? 9th की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? डी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको कई हो सकता है कन्फ्यूज़न हो कि 35 ईयर्स होना चाहिए, तो इसमें ध्यान रखना कि पहले जो ये एज लिमिट थी वो 35 ईयर्स थी, प्रेजेंट में ये 40 ईयर्स थी। तो कोई भी व्यक्ति जो नेक्स्ट बर्थडे तक 40 वर्ष से अधिक का नहीं होगा, यानी कि नेक्स्ट बर्थडे तक उसकी जो एज है वो 40 ईयर्स होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, वो क्या कर सकता है? नॉन मेडिकल PLI पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो समय शॉर्ट रहेगा वो 10,000 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए। मैक्सिमम समय शॉर्ट जो पहले 1,00,000 रुपये था अब वो कितना है? 5,00,000 रुपये है। नॉन मेडिकल की RPLI पॉलिसी लेने के लिए एज लिमिट जो अब वो 35 ईयर्स है। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फ्रॉम वेयर PLI और RPLI सेल्स फोर्स कैन परस्यू बिजनेस? RPLI या जो PLI है सेल्स फोर्स कहाँ से कारोबार खरीद सकती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? विद इन डिवीजन, अपने डिवीजन के भीतर, मंडल के भीतर। बिफोर हाउ मैनी डेज एन इंश्योरेंट कैन प्लेस अ रिक्वेस्ट टू द पोस्ट मास्टर और इन चार्ज ऑफ CPC फॉर कैंसलेशन ऑफ द न्यूली इशूड पॉलिसी? कितने दिनों से पहले एक बीमा करता नई जारी पॉलिसी को रद्द करने के लिए पोस्ट मास्टर या CPC के प्रभारी को अनुरोध कर सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा विद इन 15 डेज ऑफ डिलीवरी ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट एट हिज एड्रेस। तो जो इंश्योरेंट है उसके एड्रेस पर जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट वितरित कर दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है, उस तारीख से 15 दिनों के भीतर वो क्या कर सकता है? उस नई जारी की गई पॉलिसी को कैंसिल करने के लिए अनुरोध कर सकता है। एंडोवेट एश्योरेंस कैन बी सरेंडर्ड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स? बंदोबस्त बीमा कितने वर्षों के बाद सरेंडर किया जा सकता है? अब यहाँ पे सरेंडर की बात की गई है, ठीक है, लोन की बात नहीं किया है। लोन के लिए आपका अलग आ जाएगा। तो इसको सरेंडर कितने समय के बाद किया जा सकता है? 3 वर्ष के बाद ही किया जा सकता है। और इसमें अगर आप लोन लेना चाहते हैं एंडोवेट एश्योरेंस में तो वो भी आपको 3 साल के बाद मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लोन कैन बी ग्रांटेड ऑन होल लाइफ एश्योरेंस आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स? जो संपूर्ण जीवन बीमा है उसके ऊपर ऋण कितने वर्षों के बाद दिया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 4 वर्षों के बाद। तो जो WLA पॉलिसी होती है, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, 4 वर्षों के बाद उसमें आपको ऋण मिल जाएगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी में भी 4 वर्षों के बाद आपको ऋण मिल जाएगा। एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी में 3 वर्षों के बाद, युगल सुरक्षा में भी 3 वर्षों के बाद, और एंटीसिपेटेड जो पॉलिसी होती है या चिल्ड्रन पॉलिसी होती है उसमें आपको कोई भी लोन नहीं मिलता है। NCSI daily transaction report DTR of a post office can be generated through which transaction code? DTR की फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखेंगे, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में डाक घर की जो दैनिक लेन देन रिपोर्ट होती है उसके लिए कौन सा ट्रांजैक्शन कोड है? या कई बार लिखा होता है T कोड,
टी कोड का क्या मतलब हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कोड हो जाएगा। कौन से ट्रांजैक्शन कोड का यूज़ किया जाता है, ZFR_day_new। तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है जनरेट की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टी कोड इज यूज्ड टू रिमिट स्टैम्प्स टू बीओज इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में बीओ को स्टैम्प भेजने के लिए किस टी कोड का यूज़ किया जाता है। तो जब भी हेड ऑफिस सब ऑफिस को भेजता है या सब ऑफिस आगे ब्रांच ऑफिस को स्टैम्प्स वगैरह भेजते हैं तो कौन से टी कोड यानी कि ट्रांजैक्शन कोड का यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, MIGO का यूज़ किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Interactive voice response system of Department of Post has been set up in which place? डाक विभाग का इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वाराणसी में स्थित है। कब ये रोल्ड आउट हुआ, 1/6/2018 को ये रोल आउट हुआ। कौन से टोल फ्री नंबर के साथ, क्या तो डाक विभाग का जो टोल फ्री नंबर है वो कौन सा है, 1800-266-6868। क्या हम पहले भी कर चुके हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, डी आ जाएगा। हु इज द वेंडर फॉर CSI प्रोजेक्ट। CSI परियोजना का जो विक्रेता है वो कौन है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, विच टेलीकॉम कंपनी प्रोवाइड्स प्राइमरी नेटवर्क टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो NSP1 जो है किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। NSP की फुल फॉर्म क्या होगी, याद रखनी है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, NSP1 के रूप में कौन कार्यरत है, BSNL है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The selections provided on the sorting cases should be based on the actual traffic pattern of how many years। छंटाई बक्सों पर दिए गए चयन कितने वर्षों के वास्तविक यातायात पैटर्न पर आधारित होते हैं। यानी कि जो सॉर्टिंग बॉक्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, सिलेक्शंस होती हैं, अलग अलग सिलेक्शंस होती हैं जहाँ पे आप डाक रखते हैं छंटाई के बाद। तो किस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि कितने सिलेक्शंस होंगे। तो पिछले 2 वर्षों के एक्चुअल ट्रैफिक पैटर्न के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of these stamps and seals must be available with the set in RMS और sorting office। RMS रेलवे मेल सर्विस या छंटाई कार्यालय के प्रत्येक सेट में मोहरों या सीलों के बारे में पूछा गया कि कौन सी मोहरें या सीलें उपलब्ध होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जिसमें आपकी डेट स्टैंप भी होगी, नेम स्टैंप भी होती है, डेट सील भी होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, हु राइट्स दी मेल एब्स्ट्रैक्ट। मेल एब्स्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा लिखा जाता है। तो इसको लिखा जाएगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कौन से फॉर्म के ऊपर बनता है, M42 या M43 के ऊपर इसे बनाया जाता है। M42 के ऊपर किसके लिए बनाया जाएगा, जो ट्रांजिट सेक्शन होते हैं। M43 के ऊपर किसके लिए बनाया जाता है, तो जो मेल ऑफिस होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। फिर आगे इसको और डिवाइड किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। Which contains the records of bags that are due to be opened in each set of CRC। CRC क्या हो जाएगा, CRC की फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो CRC के प्रत्येक सेट में खोले जाने वाले थैलों का रिकॉर्ड किस में शामिल होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, ड्यू मेल लिस्ट में होता है। एक ड्यू मेल लिस्ट होती है रिसिप्ट के लिए, प्राप्तियों के लिए। एक ड्यू मेल लिस्ट होती है डिस्पैचेस के लिए, प्रेषण के लिए। तो ड्यू मेल लिस्ट में तो यहाँ पे बता दिया क्या हो जाएगा, CRC के प्रत्येक सेट में खोले जाने वाले जो थैले रहेंगे उसका रिकॉर्ड इसमें रहेगा। और जो ड्यू मेल लिस्ट होती है डिस्पैचेस वाली, प्रेषण वाली, तो इसमें कौन से थैले होते हैं, जो थैले CRC के सेट में प्रत्येक सेट में बंद किए जाने हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। CRC sends a bag to which of the following for further dispatch either through air or surface। CRC हवाई मार्ग या सतह के माध्यम से अपने जो थैले होते हैं उनको आगे भेजने के लिए अपने थैले किसको भेजता है। यानी कि CRC क्या करता है, इनमें से किसको आगे प्रेषित करने के लिए, चाहे वो हवाई मार्ग से किए जाए चाहे वो सतह मार्ग से किया जाए, थैले किसको भेजेगा। तो 23 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी,
ए आ जाएगी ट्रांजिट ऑफिस को थैले भेजता है, सीआरसी थैले बंद करेगा, बंद करने के बाद ट्रांजिट ऑफिस को भेज देगा, ट्रांजिट वो जो ऑफिस रहेगा आगे उनको डिस्पैच करेगा, चाहे वो सतह मार्ग से करने हो चाहे वो हवाई मार्ग से करने हो। But is the limit of cash remittance through departmental employee accompanied by another departmental employee? विभागीय कर्मचारी के साथ किसी अन्य विभागीय कर्मचारी के माध्यम से नकद प्रेषण की सीमा क्या है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा 10 लाख रुपए है। अगर आपका अकेला डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होगा और लूज कैश के बारे में पूछा जाएगा तो लूज कैश थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय की लिमिट कितनी आ जाएगी? 5 लाख रुपए आ जाएगी। Who prepares एसओ समरी एट हेड पोस्ट ऑफिस? प्रधान डाक घर में एसओ सारांश कौन तैयार करता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर अ फॉरेन पैकेट कंटेनिंग ब्रेली स्क्रिप्ट? ब्रेल लिपियों वाले विदेशी पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है? तो अब ये ब्रेल लिपि जो है क्या चीज़ होती है? जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक लिपि होती है जो ब्रेल लिपि कहलाती है। अब क्या होता है, ब्रेल लिपि वाली वस्तुएं जो वो किस में भेजी जाएंगी? ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में भेजी जाती हैं। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट चाहे इंलैंड पोस्ट में है चाहे फॉरेन पोस्ट है, इसकी वेट लिमिट जो है वो कितनी रहेगी? 7 kg रहेगी। 26th की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एरोग्राम? एरोग्राम का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 27 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी एरोग्राम का वजन 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। बट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच एनी फॉरेन पार्सल कैन बी बुक्ड इन ब्रांच ऑफिस? शाखा डाक घर में कोई भी विदेशी पार्सल अधिकतम कितनी राशि तक के लिए बुक किया जा सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 600 रुपीज। फॉर हाउ मेनी टाइम्स रीपैकिंग चार्जेस कैन बी लीव्ड ऑन एन फॉरेन पार्सल? तो विदेश जाने वाले पार्सल पर कितनी बार रीपैकिंग शुल्क लगाया जा सकता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? एक ही बार लगाया जा सकता है। तो ये कौन से पार्सल के ऊपर लिया जाता है? अब देखिए क्या होता है, इंग्लैंड में जब भी हम कोई पार्सल भेजते हैं, अगर वो सेंडर भेजता है और सीधा जाके डेस्टिनेशन पे जो एड्रेसी है या प्राप्त करता है उसको डिलीवर हो जाता है, तो एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते अगर सेंडर ने एड्रेस चार्जेस जो वो दे दिए, तो एड्रेसी से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जो फॉरेन पार्सल होता है उसके मामले में ऐसा नहीं होता है, इसकी डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। रास्ते में बहुत सारे चार्जेस हैं जो पार्सल के ऊपर लगते हैं, वो रीपैकिंग चार्जेस हो सकते हैं, वो वेयर हाउसिंग चार्जेस हो सकते हैं, कस्टम ड्यूटी से संबंधित चार्जेस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। तो रीपैकिंग चार्जेस अगर किसी भी पार्सल के ऊपर लगाए जाएंगे तो उसका क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ ये होगा कि जब सेंडर ने उस पार्सल को भेजा फॉरेन कंट्री के लिए, तो रास्ते में उस पार्सल को उसकी सामग्री की सुरक्षा के लिए, यानी कि उस पार्सल के अंदर जो आपने सामान भेजा था उस सामान की सुरक्षा के लिए दोबारा से पैक किया, या पार्सल कहीं से फट गया उस स्थिति में, या पार्सल कहीं से डैमेज हो गया उस स्थिति में उस पार्सल को दोबारा से पैक करना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में आपसे रीपैकिंग चार्जेस लिए जाएंगे। रीपैकिंग का यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है दोबारा से पैक करना, और किसी भी पार्सल के लिए जो रीपैकिंग चार्जेस होंगे मैक्सिमम एक ही बार लगाए जा सकते हैं, दूसरे टाइम ये नहीं लगेंगे। For how long the value payable parcels addressed post resident can be retained in the office to which they are addressed? पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित मूल्यदेय पार्सल को उस डाक घर में कितने समय तक रखा जा सकता है जिसके लिए इसे संबोधित किया गया हो? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। तो पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल है, नॉर्मल अगर कोई आर्टिकल है, नॉर्मल आर्टिकल इसमें कौन से आ जाएंगे? वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के अलावा जितने भी आर्टिकल्स होंगे अगर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजे जाते हैं, 1 मंथ के लिए उस डाक घर में रखे जाते हैं जिसके लिए इसे संबोधित किया गया हो। अगर आपका आर्टिकल जो है वो वैल्यू पेबल आर्टिकल है और उसको पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा जाए तो 7 दिनों की अवधि के लिए उसको डाक घर में रोक कर रखा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पोस्ट रेस्टेंट फैसिलिटी का उपयोग कोई भी व्यक्ति कितने समय तक के लिए कर सकता है, ध्यान रखना 3
महीनों के लिए कर सकता है। बट आर दी मिनिमम डायमेंशंस फॉर अ फॉरेन पार्सल, विदेशी पार्सल के लिए न्यूनतम आयाम जो है वो क्या है? 31 की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी डी, 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर। मैक्सिमम की बात करें तो फॉरेन पार्सल है उसकी लेंथ जो है वो 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और सम ऑफ लेंथ, लंबाई प्लस जो ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस होगी जिसे मेज़र किया जाएगा लंबाई की डायरेक्शन को छोड़कर किसी और डायरेक्शन में, उन दोनों का जो योग रहेगा वो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर प्रेजेंटली इन यूज, वर्तमान में कितने प्रकार के सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र उपयोग में हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। 2 कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म है, कौन कौन से? एक आपका C1 आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा? C2 CP3। ठीक है, ये दोनों ही किस में आ जाते हैं आपका? एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया C1, दूसरा कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा C2 CP3। जो C1 है ये क्या होता है? ग्रीन कस्टम लेवल, ठीक है जी। और C2 CP3 ये कौन सा होता है? डिटेल्ड डिक्लेरेशन वाला आपका कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। दोनों ही आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई? 9 अक्टूबर 1874 में। Where has the primary data center been set up for IT modernization project of the Department of Post? डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना के लिए प्राथमिक डाटा सेंटर जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? 34 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी, नवी मुंबई में। कब से वहाँ पर कार्यरत है? 3 अप्रैल 2013 से। और DRC है एक डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर, तो ये कहाँ पे है? PTC मैसूर में 15/5/2015 से वहाँ पर कार्यरत है। The IT modernization project of Department of Post has been structured in how many silos? डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना को कितने साइलो में संरचित किया गया है? तो कितने खंडों के माध्यम से इसको कार्यान्वित किया जाता है? 8 खंडों के माध्यम से। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वेयर इज डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो ये हमने अभी कर लिया। जो डिजास्टर रिकवरी सेंटर है PTC मैसूर में स्थित है और वहाँ पर कब से कार्यरत है? 15/5/2015 से कार्यरत है। अंडर विच ऑप्शन सेट ओपन needs to be done after login into the SAP to perform work in DPMS of SAP? DPMS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिलीवरी पोस्टमैन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। क्या SAP की क्या हो जाएगी? सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स हो जाएगी। तो ये फुल फॉर्म्स आपको साथ साथ में याद कर लेनी है। SAP के DPMS में कार्य करने के लिए SAP में लॉगिन करने के बाद किस विकल्प के तहत सेट ओपन करना होगा? करेक्ट आंसर आपके पास 37 क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ECP। Which T code is used to check accounting of invoicing of material received in SAP? SAP में प्राप्त सामग्रियों के चालान के लेखांकन की जांच करने के लिए, उनको चेक करने के लिए कौन से टी कोड या ट्रांजैक्शन कोड का यूज़ किया जाता है? MV51 का यूज़ किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But are those post offices called which are opened on Sunday and other postal holidays? उन डाकघरों को क्या कहा जाता है जो रविवार और अन्य डाकघर छुट्टियों पर भी काम करते हैं या खुले रहते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उनको नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर विच ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज आर केप्ट ओपन? शाखा डाकघर अधिकतम कितने समय तक खुले रहते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कोई भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसके मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 5 घंटे और उसके जो मिनिमम वर्किंग आवर्स हैं वो कितने आ जाएंगे? 4 घंटे आ जाएंगे।
हाउ मच फीस इज चार्ज फॉर अ रीडायरेक्शन ऑफ अ लेटर, किसी पत्र के पुनर्निर्देशन के लिए कितना शुल्क लिया जाता है। तो जब भी कोई किसी भी पत्र का आपने रीडायरेक्शन करनी है, अब रीडायरेक्शन जो वो क्या चीज़ हो जाती है, मान लीजिए ये क्या है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है, यहाँ से एक पत्र भेजा जाता है जिसका वितरण यहाँ पे क्या आसाना है, ये है ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। लेकिन जब आपका लेटर इस ऑफिस में पहुंचता है, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में पहुंचता है, वहां पर पाया जाता है कि इसका प्राप्तकर्ता किसी दूसरी जगह पे रहता है और दूसरी जगह दूसरे किसी डाकघर के अंडर आती है, तो ये ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन क्या करेगा, उस आर्टिकल को तीसरे डाकघर के लिए भेजेगा जहां पे प्राप्तकर्ता रहता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिडायरेक्शन उसकी की गई। इस रिडायरेक्शन के लिए यानी कि ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है, क्योंकि या चार्जेस आपने दिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आर्टिकल वितरित हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे वितरित नहीं हुआ, उसको आगे किसी डाकघर के लिए भेजना पड़ा, तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। पार्सल के मामले में लिए जाते हैं, लेकिन लेटर के मामले में नहीं लिए जाएंगे। इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी ऑफ विच कलर, फ्रैंकिंग मशीन की जो इम्प्रेशन है वो किस रंग की होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा, ब्राइट रेड कलर की, चमकीले लाल रंग की होनी चाहिए। Who gives the permission to recall postal articles, डाक लेखों को वापस मंगाने की अनुमति जो है वो कौन देता है, डिविजनल हेड के द्वारा दी जाती है। ऐसी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और भी अथॉरिटीज़ हैं जो आपने पढ़ लेनी है, कौन कौन दे सकता है। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर, एक पत्र का अधिकतम वजन जो है वो कितना हो सकता है, तो लेटर जो है मैक्सिमम 2 kg इसका वेट हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान के लिए वस्तुओं की न्यूनतम संख्या जो वो कितनी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। और प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली जो सुविधा है कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होगी। उन डाकघरों को किसके द्वारा अधिकृत किया जाएगा, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा अधिकृत किया जाएगा। यानी कि हेड ऑफ सर्कल या सीपीएमजी निर्धारित करेगा कौन से डाकघरों में प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली सुविधा उपलब्ध होगी। बट इज ए रेंट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स और अ पोस्ट बैग फॉर 1 क्वार्टर, एक तिमाही के लिए पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग का किराया जो वो कितना होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे और लगा हुआ है तो आपने समझ लेना एक का ही आपको बताना है। जब एंड लगा हो तो आपने दोनों का बताना है। अगर आपका यहाँ पे एंड लगा होता तो आंसर आपका क्या आ जाना था, 80 रुपीज़ आ जाना था। लेकिन यहाँ पे पूछा है पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग, दोनों का यहाँ पे किराया अलग अलग से पूछा है, तो कितना होता है, 50 रुपये होता है। In how many denominations Indian postal orders are available? भारतीय पोस्टल ऑर्डर कितने मूल्य वर्ग में उपलब्ध हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 8 डिनोमिनेशंस में। कौन कौन से डिनोमिनेशन हैं, 1, 2, 5, 7, 10, 20, 50 और 100, तो ये 8 डिनोमिनेशन है। अब इसमें आपने ध्यान रखनी है कि 1, 2, 5, 7 ये जो डिनोमिनेशन वाले आईपीओ हैं डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। फ्यूचर में इनका कोई भी इंडेंट नहीं बनाया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में जो भी आपके ये आईपीओ हैं ये अभी कंटिन्यू है, मतलब आप इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में इनका कोई इंडेंट नहीं बनेगा। इसलिए अभी तक फ़िलहाल आपके 8 डिनोमिनेशंस रहेंगे इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स के। The demerged charge on value payable article is recovered from addressee after how many days? value payable लेख पर विलंब शुल्क जो है वो कितने दिनों के बाद से वसूल किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, कौन से दिन से किया जाता है, तो कौन से दिन से किया जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 8th डे से। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे पूछा है कितने दिनों बाद से, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 7वें दिन के बाद से। क्योंकि 7वें दिन के बाद कौन सा दिन आ जाएगा, 8वां दिन आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होना चाहिए कि अगर पूछा जाए कौन से दिन के बाद से तो 7वें दिन के बाद से, कौन से दिन से पूछा जाए तो फिर आ जाएगा 8वें दिन से। The printed paper service in the foreign post corresponds to which service of inland post? विदेशी डाक में मुद्रित कागज सेवा अंतर्देशीय डाक की किस सेवा से मेल खाती है। 49 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, बी आ जाएगी। फॉरेन पोस्ट में जो प्रिंटेड पेपर सर्विस है
कुछ एक इसमें रूल्स में चेंज है, बाकी आपकी ये बुक पैकेट सेवा की तरह ही होती है। इनलैंड पोस्ट में जो बुक पैकेट में चीज़ें आप नहीं भेज सकते, फॉरेन पोस्ट में वो प्रिंटेड पेपर में भी नहीं भेजी जाती हैं। Who is the competent authority for granting bulk bag facility for printed papers under bulk bag system? बल्क बैग प्रणाली के तहत मुद्रित कागजों के लिए बल्क बैग सुविधा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो बल्क बैग फैसिलिटी क्या होती है? जो प्रिंटेड पेपर के विशेष थैले होते हैं उनको प्राप्त करने या प्रेषित करने का एक सिस्टम है। इसके लिए अगर आपको अनुमति चाहिए तो अनुमति जो अब किसके द्वारा दी जाती है? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा दी जाती है। इसके लिए जो आवेदन किया जाता है, जिस डाकघर से आप इस तरह के थैलों को पोस्ट करना चाहते हैं उस डाकघर के माध्यम से आवेदन हेड ऑफ सर्कल को किया जाएगा। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा बांग्लादेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा गोवा का। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा 11। Which part of the Indian Constitution deals with fundamental rights? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा पार्ट 3। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर द बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर? निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेष विशेषता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा ओनम। फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट्स हिज हिस्टोरिक दांडी मार्च? महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? 56 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से की थी। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following metals remain in liquid state under normal conditions? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में रहती है? मर्क्यूरी। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इन्यूमरेटेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा सी 51A में। कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच प्लेस? कथक किस स्थान का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया 2 है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा कभी भी नहीं किया गया है। तो ये था आपके पास दिल्ली सर्कल का पीएसए का 2023 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, गलती नज़र आए या लगे कि आंसर गलत बताया गया, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज़ करना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये बुक्स हैं, बोथ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएंगी। तो आप अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। धन्यवाद।